अगर हिंदी लेखन और उपन्यास का नाम आएगा तो कई नाम एक साथ सामने आ जाएंगे, लेकिन उनमें भी एक नाम बहुत आदर के साथ लिया जाएगा। वो नाम है प्रेमचंद का। आज उसी कलम के सिपाही का जन्मदिन है। शायद उनके बिना हिंदी का गद्य अधूरा है, माँ हिंदी अधूरी है। प्रेमचंद की कलम का यथार्थ ही है जिसने उन्हें औरों से अलग खड़ा किया। लगता है कि वे लिखते नहीं थे, कलम से जादूगरी करते थे और उसे पढ़ने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनको पढ़ना ही एक विलक्षण अनुभव है। उनकी लेखनी का प्रभाव ही था कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कह के संबोधित किया था। प्रेमचंद हिंदी के अग्रदूत हैं क्योंकि उनकी रचनाएं जन से जुड़ी हुई होने के साथ ही समाधान आधारित भी होती थी। गोदान जैसी रचनाएं समाज को नई दिशा देने के साथ साथ ऊर्जा भी देती हैं। प्रेमचंद की रचनाओं का समग्र अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि मानवीय संवेदना प्रेमचंद की रचनाओं के केंद्र में है। प्रेमचंद की कहानियाँ एक व्यापक सामाजिक आधार पर विकसित हुई हैं। अपने अनुभव से इन्होंने तत्कालीन समाज को समझा और उसका यथार्थ चित्रण अपनी रचनाओं में किया। इनकी रचनाओं में किसान, नारी, मजदूर, दलित, बाल, वृद्ध आदि मानव संवेदनाओं का अंकन है। प्रेमचंद और उनकी प्रासंगिकता को लेकर कोलकाता के साहित्य प्रेमियों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, प्रेमचंद न केवल हिंदी के बल्कि समस्त भारतीय भाषाओं में एक अप्रतिम और अग्रगण्य कथाकार के रूप में समादृत हैं। और जहाँ तक उनकी प्रासंगिकता का प्रश्न है, वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौर के कथाकार हैं और उस समय हमारी सामाजिक सांस्कृतिक जो भी समस्याएं थीं जिसका हम सामना कर रहे थे, प्रेमचंद के पूरे साहित्य में, उनके कथा साहित्य में वो समस्याएं अपने एकदम वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई हैं और आज भी हम बहुत हद तक उन समस्याओं से उबर नहीं पाए हैं। वो समस्याएं जो कि विभिन्न संप्रदायों के बीच में संबंधों का प्रश्न हो, पूंजी का प्रश्न हो और जो श्रमजीवी हैं उनके सम्मान और उनको जो है उनका अधिकार देने की बात हो, इसके अलावा सामाजिक अंधविश्वास और तमाम तरह की जो रूढ़ियाँ हैं, वो सब समस्याएं जो उस समय थीं वो आज भी हैं और ये समस्याएं जब तक रहेंगी तब तक प्रेमचंद प्रासंगिक बने रहेंगे। देखिए, यह कहना कि प्रेमचंद ने गांवों पर लिखा, किसानों पर लिखा, लेकिन साथ ही साथ प्रेमचंद ने समाज के अन्य तबकों पर भी लिखा। प्रेमचंद उस अर्थ में गांव के कथाकार नहीं हैं जिस अर्थ में फणीश्वर नाथ रेणु हैं या अन्य लोग हैं। प्रेमचंद शहर में बैठ कर के गांव को देख रहे थे। उनको गांव की समस्याएं एक शहरवासी जिस ढंग से देखता है उस ढंग से देख रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसानों की समस्याओं को उस समय केंद्र में लाने का कार्य किया, जो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। उस समय तो इतना व्यापक रूप से अन्य कोई लेखक हिंदी में नहीं लिख रहा था, लेकिन अन्य भाषाओं की अगर हम बात करें तो उनसे पहले, प्रेमचंद से पहले ओडिया में फकीर मोहन सेनापति नाम के उपन्यासकार और कथाकार हुए हैं, जिनका एक प्रसिद्ध उपन्यास 6 माण 8 गुंठो है और उसमें मंग राम जो है उसका नायक है, वो भी एक किसान है, किसान है और श्रमिक है। उसके संघर्षों को फकीर मोहन सेनापति ने बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत वास्तविक रूप में, प्रामाणिक रूप में चित्रित किया है। तो यही जो यथार्थवाद है वो प्रेमचंद में भी दिखाई पड़ता है। हाँ, हिंदी में इस ढंग से पूरे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ग्रामीण समस्याओं, किसानों की समस्याओं, खेत मजदूरों की समस्याओं पर लिखने वाला कोई दूसरा लेखक नजर नहीं आता है। देखिए, प्रत्येक लेखक जो होता है वो अपने युग का उत्पाद होता है या युग का मतलब प्रतिनिधि होता है। तो प्रेमचंद स्वाधीनता संग्राम के समय के लेखक हैं, इसलिए उनमें उस समय की समस्याएं जो हैं वो ज़्यादा हमें दिखाई पड़ती हैं या प्रकट हुई हैं उनके साहित्य में। और आज के दौर में प्रेमचंद की तरह लिखना
यह कोई मतलब उपयुक्त भी नहीं है, क्योंकि भाषा भी बदल जाती है 50 वर्षों में, सामाजिक समस्याएं भी बदल जाती हैं, संस्कृति का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। उनका मूल स्वरूप भले वो हो, लेकिन जो बाहरी जो कि अभिव्यक्ति के माध्यम हैं, या फिर जो सामाजिक संबंध हैं, या फिर जो राजनीति या संस्कृति के जो प्रश्न हैं, उनमें काफी परिवर्तन आ जाता है। इसलिए हूबहू अगर हम आज प्रेमचंद की भाषा में लिखना चाहें तो ये जो है संभव आज नहीं हो पाएगा। आज का यथार्थ और जटिल हो गया है। प्रेमचंद के समय का जो यथार्थ था, उस यथार्थ से आज का यथार्थ ज्यादा संश्लिष्ट और ज्यादा जटिल है। देखिए, अब प्रेमचंद को तो लगभग लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ा है और ये किया है, लेकिन मैं विशेष रूप से एक दो रचनाओं का उल्लेख करना चाहूँगा। अरे वो कौन सी रचना है जिसके मैं भूल रहा हूँ अभी, जिसके नायक चक्रधर हैं, और वो शुरुआती दौर की रचना है। तो उसमें भी हम देखते हैं कि पूर्व जन्म की कथा और इस ढंग की बातें कही गई हैं। तो आज बहुत जादुई यथार्थवाद की बात होती है। जादुई यथार्थवाद लैटिन अमेरिकी कथा साहित्य में जादुई यथार्थवाद का विधा के रूप में या एक जनर के रूप में बहुत प्रयोग होता है। उसमें हमने देखा है कि प्रेमचंद में भी कुछ इस ढंग की बातें हैं। बहुत सारी उनकी कहानियां हैं, बल्कि उनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। मुझे लगता है कि वो उपन्यास सम्राट से ज़्यादा कहानी सम्राट हैं। उनकी कहानियां जो हैं वो ज़्यादा हमारे सामाजिक सत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रेमचंद की प्रासंगिकता पर बार बार सवाल उठा है, पर मुझे लगता है कि आज से पहले कभी इतने अधिक प्रासंगिक प्रेमचंद नहीं थे। प्रेमचंद उन्हीं समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहे थे अपने जीवन काल में। 1880 से लेकर 1936 तक का जो उनका समय है, उसमें उन्हीं समस्याओं और चुनौतियों का सामना आज हमारा भारत कर रहा है। और हम कह सकते हैं कि यदि यह देखना हो कि हमारा भारत कैसा है और कैसा होना चाहता है, तो हमें प्रेमचंद का साहित्य पढ़ना चाहिए। दूसरा कोई हिंदी का साहित्यकार ऐसा नहीं है जो इस तरह से पूरे भारत के यथार्थ को अपने कथा साहित्य में ले आया हो। जैसे आज भी राष्ट्र को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं। बहिष्कार परक राष्ट्र, समावेशी राष्ट्र, क्या चाहिए हमें? प्रेमचंद बताते हैं कि हमें समावेशी राष्ट्र चाहिए। दलितों और स्त्रियों पर उन्होंने जो लिखा है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गबन, कर्मभूमि, गोदान जैसी जो रचनाएं हैं, उनमें स्त्रियों और दलितों की समस्याओं को उन्होंने उठाया है। इस तरह प्रेमचंद ने राष्ट्र की समस्या को, दलित की समस्या को, स्त्री की समस्या को और किसानों की समस्या को अपने कथा साहित्य में उठाया था। और वे सारी समस्याएं आज भी हमारे देश में उपस्थित हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि प्रेमचंद आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितने पहले थे। हिंदी में प्रेमचंद के अलावा ऐसे कई लेखक हैं जिन्होंने इन समस्याओं को उठाया है। खुद उन्हीं के समय के जयशंकर प्रसाद ने उठाया है, निराला ने उठाया है, इसके बाद यशपाल ने उठाया है, भीष्म साहनी ने उठाया है। पर जो एक कह सकते हैं कि दृष्टि की समग्रता है, एक बड़ा विजन लेकर के, क्यों आखिरकार प्रेमचंद इतने अधिक लोकप्रिय हुए कि बहुत सादी भाषा में, ऐसी भाषा में जो बहुत संप्रेषणीय है, उस भाषा में उन्होंने जनता की समस्याओं को कथा के रूप में, वो तो रोचक कथा के रूप में उपस्थित किया। प्रेमचंद की किसी कहानी को आज भी 500,000 लोगों के बीच यदि पढ़ा जाए तो बहुत ध्यान से दर्शक श्रोता सुनेंगे। इस तरह से बाद के जो आधुनिक कथाकार साहित्यकार आए, उनकी कहानियों को सुनाया नहीं जा सकता, उनको पढ़ा जा सकता है, जबकि प्रेमचंद की कहानियों को सुना भी जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है उनका योगदान हिंदी साहित्य के विकास में, कथा साहित्य के विकास में, कि उन्होंने राष्ट्रीय जागरण का
जो चित्र उपस्थित किया अपने पूरे साहित्य में, स्वाधीनता संग्राम का जो चित्र उपस्थित किया, धार्मिक और सामाजिक सुधार का जो चित्र उपस्थित किया, तो सारे चित्र आज भी हमारे बहुत प्रासंगिक हैं। भाषा हमेशा ही गतिशील रहती है, वो तालाब की तरह स्थिर नहीं रहती है, नदी की तरह प्रवाहित होती रहती है। तो आज की भाषा प्रेमचंद की भाषा तक सीमित नहीं है, और प्रेमचंद के समय में जो समस्याएं थीं, उन समस्याओं के अलावा भी, वे समस्याएं तो मौजूद हैं, लेकिन उनके अलावा भी कई समस्याएं, कई चुनौतियां और कई उपलब्धियां भी। जैसे कि उपलब्धि के रूप में हम कहें तो प्रेमचंद जिस जमाने में लिख रहे थे, उस जमाने में अंग्रेजों का राज था। आज भारत स्वतंत्र है, इसका अपना एक लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं, पर भारत आज़ाद है। तो एक जो दूसरी जो दो बड़ी चुनौतियां हैं वो ये है जो प्रेमचंद के समय में नहीं थी, जैसे ग्लोबलाइजेशन, ये वैश्वीकरण की चुनौती प्रेमचंद के समय नहीं थी। जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये इस तरह से टेक्नोलॉजी का विकास प्रेमचंद के समय नहीं हुआ था। तो ये जो टेक्नोलॉजी की चुनौती है, जो मुक्त बाजार की चुनौती है, जो वैश्वीकरण ने आर्थिक सुधार ला दिए हैं बहुत सारे, तो इससे जो बड़ा परिवर्तन आया है देश में, पूरी दुनिया में आया है, तो ये नई चुनौतियां, समस्याएं हैं। इनको हम प्रेमचंद की भाषा में नहीं समझ सकते, लेकिन प्रेमचंद से हम ये सीख सकते हैं कि एक स्त्री से हमारा सरोकार क्या होना चाहिए, एक दलित से हमारा सरोकार क्या होना चाहिए, और किसान को कैसे प्रमुखता देनी चाहिए समाज में, राजनीति में, तमाम तरह के सुधारों में। तो इधर देश में हमारे फिर से किसानों में एक जागरूकता आई है। अभी कुछ समय बाद किसान आंदोलन भी हुए हैं, तो प्रेमचंद की उस समय बहुत ज़्यादा याद आ रही थी हम लोगों को। तो इस तरह नई समस्याएं भी हैं, और कई पुरानी की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, जैसे खास करके स्त्रियों और दलितों पर अत्याचार। जाहिर है कि प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान माना जाता है। तो सबसे अधिक यदि किसी कृति को मैं पसंद करता हूँ तो वो प्रेमचंद का गोदान है, जिसमें नगर की भी कथा है और गांव की भी कथा है। नगर की कथा में मेहता और मालती हैं, और वे एक तरह से सुधारवादी हैं, वे सुधार चाहते हैं। गांव की कथा में होरी हैं, गोबर हैं, और कई साहूकार या पंडित इस तरह से जो किसानों पर, राय साहब जमींदार, इस तरह के जुल्म करने वाले लोग भी हैं वहाँ। तो प्रेमचंद ने ये दिखाया है कि किस तरह से भारत में नगरीकरण हो रहा है, सामंती कृषि व्यवस्था के आगे बढ़ कर के, आगे जा कर के औद्योगिक व्यवस्था स्थापित हो रही है, खन्ना का मिल है। तो ये जो एक ट्रांजिशनल पीरियड था उस जमाने में, कि कृषि व्यवस्था के समानांतर औद्योगिक व्यवस्था स्थापित हो रही थी, जीवन के आदर्श और मूल्य बदल रहे थे, तो इससे संघर्षों के रूप में भी परिवर्तन आ रहा था, और इसका पूरा चित्र प्रेमचंद ने अपने गोदान में खींचा है। इसलिए जाहिर है कि उसमें एक टोटल सोसाइटी की, एक पूरे भारत का चित्र गोदान में है। इसलिए उसको कृषक जीवन का ही नहीं, भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा गया है। तो मुझे गोदान ज़्यादा पसंद है। मेरा नाम शंभुनाथ, मैं भव्य भारतीय भाषा परिषद में निदेशक हूँ, और हिंदी की मासिक पत्रिका, साहित्यिक मासिक पत्रिका वागर्थ का संपादक हूँ। सूत्रकार समाचार के लिए अंकित सिन्हा की रिपोर्ट।